तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे क्लास 10th के मैथ की मैराथन क्लासेस, जिसमें हमने एक से लेकर 5 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिए हैं और उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, ताकि हमारे क्वेश्चन एक भी हाथ से छूटे नहीं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ रही है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको कि अपने 5 चैप्टर, अब ये 6वां चैप्टर है, 6वां चैप्टर की अपनी पकड़ बन गई होगी, मतलब बनेगी इस वीडियो में, इस क्लास में। 5वां जो चैप्टर है वो हमने पूरी तरह से समझा और उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है ये बात। ठीक है, तो जो 6वां चैप्टर है उसकी शुरुआत हम आज की क्लास से करेंगे। और लेकिन एक बात आपको बता दें, ये जो क्लास है ना, इसमें आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो पेपर पे कराएंगे। पेपर का मतलब प्लेन पेज पे कराएंगे, बोर्ड पे नहीं कराएंगे, व्हाइट बोर्ड पे। कारण ये है कि इस चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम बनते हैं, बहुत सारे त्रिभुज बनते हैं, तो ये बोर्ड पे अच्छे से बन नहीं पाते हैं, टेढ़े मेढ़े, और फिर दिक्कत होती है इस चक्कर में। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को पेपर पे करेंगे और देखिए बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और क्वालिटी है, एचडी वगैरह ठीक ठाक रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं, अपने शुरू करते हैं शानदार टॉपिक को, शानदार चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, वो ध्यान से देखते हैं क्या है। हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि चित्र में यदि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। मतलब ये है, इस क्वेश्चन में ये दिया है हमें कि भाई ओ ए इंटू ओ बी जो बराबर है ओ सी इंटू ओ डी। तो हमें ये चीज़ दे रखी, तो इसकी मदद से हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए है जो कोण सी के बराबर है और कोण बी है कोण डी के बराबर है। ये हमसे प्रश्न कह रहा है। अब देखो, जब भी हम ऐसे प्रश्न को त्रिभुज, खास करके त्रिभुज वाले प्रश्न हम करते हैं, तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है और दिया क्या है, हम वो देखें अगर ध्यान से। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या क्या दिया है हमारे प्रश्न में। अब देख लेते हैं दिया क्या है, तो हम लिखेंगे दिया है, और दिया क्या है वो देखेंगे क्या दिया है। देखो, चित्र में हमें दिया है ओ ए गुणा, ऐसा लगा देते हैं आपके समझने के लिए, ओ बी बराबर है ओ सी गुणा ओ डी। ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमसे पूछा है सिद्ध क्या करवाया है, वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है। और सिद्ध क्या करना है वो ध्यान से देखो क्या करना है। सिद्ध हमें करना है कि सिद्ध हमें करना है कि कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के। ये हमें सिद्ध करना है। सही बात है भाई, सही बात है। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से समझिए कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो उपपत्ति लिखते हैं। भाई सिद्ध करने की चीज आती तो हम करेंगे उपपत्ति, रचना होता है, वैसे रचना हमें इसमें करनी नहीं है, तो सीधी उपपत्ति करेंगे। और उपपत्ति क्या है वो देखिए ध्यान से। भाई उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ, कि अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। मतलब हमें जो दिया है वो हमने लिख लिया, जो सिद्ध करना है वो हमने लिख लिया। अब हम शुद्ध सिद्ध करेंगे कैसे वो देखेंगे यहाँ पे उपपत्ति में। ठीक है, क्योंकि हमें एक चीज दे रखी है, क्या हमें दे रखी है भाई कि ओ बी ओ ए इंटू ओ बी हमें दे रखा है बराबर ओ सी इंटू ओ डी। देखो, इंटू लगाएं या गुणा लगाएं बात देखिए, तो यही लाइन हमने यहाँ पे लिखी है, बस ये बात ध्यान रखनी है। इतनी चीज हमें दे रखी है, तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ से। अब वो क्या काम है वो ध्यान से देखना है आप। देखो, अगर हम उसकी बात करें रफ कार की, तो थोड़ा सा हम रफ पे बताना चाहेंगे, और वो ये है रफ पे बताने वाली बात कि कोई भी चीज अगर गुणा में होती है ना, कोई भी चीज, जैसे मान लो हमारे पास ये है सिस्टम, तो अगर गुणा में है, जैसे ओ ए गुणा ओ बी है और बराबर ओ सी गुणा ओ डी है, तो अगर ओ डी को हम इधर लाएं, ओ डी को अगर हम इधर लाएं तो कहाँ आएगी भाई, ओ ए इंटू ओ डी, दिख रहा है आपको।
अगर हम ओडी को इधर लाएं तो ओ ए इंटू ओ बी बट्टे में आएगी ओडी, और ओ सी तो है ही। अगर हम ओ ए को इधर ले जाएं तो अगली लाइन ओ बी बट्टे ओडी बराबर ओ सी बट्टे में ओ ए। मतलब हम इनको इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं ऐसे। मतलब इनको हम इधर लाएंगे तो बट्टे में, इनको इधर ले जाएंगे तो बट्टे में। तो इस तरीके से ही हम इनको लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ही हम इनको लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, हमने अभी अभी समझा। हम क्या करेंगे, ओ ए को तो इधर ही रहने देते हैं, ओ ए को तो हमने इधर ही रहने दिया, ठीक है, बराबर। अब ध्यान से समझिए, अब इधर देखो, इधर हमें ओ सी को एक साइड रखना है, ठीक है। इधर क्योंकि देखो इधर ओ ए है और ओ सी है ना, आगे आगे वालों को एक साइड रख लेते हैं, ओ सी ऐसे रख लिया, ठीक है। देखो ओ ए को हमने ऐसे कैसे, ओ सी को हमने ऐसे कैसे। अब जो ओ बी बचा वो इसके बट्टे में चला जाएगा, और इधर वाला जो ओ डी बचा वो इसके बट्टे में चला जाएगा, जो हमने अभी अभी समझा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने इस चीज को ऐसे लिख लिया, ओ ए बट्टे ओ डी, ओ ए बट्टे ओ डी, और ओ डी बट्टे सॉरी ओ सी बट्टे ओ बी। मतलब इस वाले के बट्टे में ये आ गया, इस वाले के बट्टे में ये आ गया, ठीक है। अब यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है, इस समीकरण से हमें ये समझ में आ रहा है कि ओ ए जो बराबर है वो ओ सी के बराबर है, ठीक है। ध्यान से समझिए भाई, जो ओ ए है वो ओ सी के बराबर है, यानी कि ओ ए जो बराबर है ओ सी के बराबर है, और ओ डी बराबर है, मतलब देखो ध्यान से समझो, जो ओ ए बट्टे ओ डी, देखो ए ओ ए बट्टे ओ डी, मतलब इसके बट्टे में जो है वो बराबर किनके है, ओ सी बट्टे ओ बी, यानी कि इस वाले के बट्टे के बराबर है। मतलब ओ ए, ये लाइन इस, ये दोनों लाइन है इन दोनों के अनुपात के बराबर है, ये लाइन हमसे ये कह रही है, ठीक है। तो एक चीज हमने यही, और हमें एक चीज और दिख रही है हमें कि कोण, कोण देखो ध्यान से, कोण जो ओ है और कोण इधर वाला ओ है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, तो हम लिखेंगे कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी, ठीक है, बराबर होगा, बराबर होगा कोण सी ओ बी के, सी ओ बी के। क्यों बराबर होगा भाई, शीर्षाभिमुख कोण चल रहे हैं ना, इस वजह से। ये पेन शीर्षाभिमुख कोण है, ये पेन दूसरी ले लेते हैं। कैसे भाई, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। देखो ना, कोण ओ बराबर है कोण ए ओ डी बराबर है सी ओ बी के। ये चीज समझ में आई। अब अगर हमारे पास इतनी चीज बराबर मिल गई हमें, ठीक है, इतनी चीज बराबर मिल गई, क्या क्या बराबर मिल गई सर, हमें देखो क्या क्या बराबर मिल गया। हमें देखो एक तो मिल गई है ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर बराबर है भाई, बराबर है नहीं, बराबर ना, अनुपात बराबर है, ठीक है बराबर है। और एक हमें कोण बराबर मिल गया, एक हमें कोण बराबर मिल गया, यानी कहें तो एक भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो दो तो भुजाएं यहां से बराबर दिख रही हैं, एक कोण हमें बराबर दिख रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे, इसीलिए त्रिभुज, इसीलिए अतः त्रिभुज कौन कौन से, ए ओ, कौन से है, ए ओ डी है ना, ए ओ डी, ए ओ डी और सी ओ बी, ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ बी कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं बेटा, समरूप, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत जो कोण है वो भी बराबर होते हैं भाई। समरूप त्रिभुज हो, अगर हमने सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज पूरा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब
इस अतः AOD और OCOB कैसा समरूप त्रिभुज है, इसीलिए संगत कोण बराबर होंगे। सही है, ये चीज लिख ली। इसी तब क्या हो जाएंगे, तब कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, और कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के। बस सिद्ध हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे इति सिद्धम, ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया काम। अब ध्यान से दोबारा एक बार, ये इतनी हमारा काम की चीज तो वैसे इतनी है, इतनी चीज देखो हमसे क्या है, हमें ये इनकी मदद से, देखो पहला प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा तो होगा भाई, मतलब थोड़ा लंबा जाएगा, बस एक बार दोबारा रिवीजन कर लेंगे 1 मिनट में। देखो OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD, तो हमने AO को इधर रखा, OD को इसके नीचे आ गया, OC इधर रखा, OB इसके नीचे चल गया। अब हमें पता चल गई OA बराबर हो गई OC के, OD बराबर हो गई OB के, दो भुजाएं बराबर हो गई, और एक कोण बराबर हो गया शीर्षाभिमुख से। तो हमने क्या कहा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि क्या कौन सी कंडीशन से होंगे पता है, SAS इस कटौती से होंगे ये समरूप, इससे समरूप हो जाएंगे। तो अगर समरूप हैं तो इसीलिए संगत कोण भी बराबर होंगे। तो A के संगत C है और B के संगत D है, तो दोनों कोण बराबर हो गए। भाई देखो ना, A के संगत C है और D के संगत B है, बराबर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न कर लिया। देखो एक बार दोबारा, ये रहा अपना पूरा प्रश्न, तो ये आ गए हम बैक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रश्न ये है कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो एक हमने कर लिया बड़ा प्रश्न, तो अब हम लेके आए हैं दूसरा छोटा प्रश्न। देखिए क्या है, इसमें कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दे रखी 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई दे रखी 7 सेंटीमीटर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, ये प्रश्न है, अब सन 2022 में पूछा है, हमने सन नहीं लिखी है इसमें, टाइप नहीं की है, बट ये प्रश्न सभी पूछे गए प्रश्न है, क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं तो इसका मतलब IMP प्रश्न ही करेंगे, ये तो कन्फर्म है ही। तो बस विश्वास से पढ़ते रहिए। अब देखो हमें क्या क्या दिया है, पहले वो लिखेंगे। अब देखो जब भी प्रश्न करते हैं तो वो तो लिखते ही है ना, सबसे पहले हल, उसके बाद दिया क्या है वो देख लेंगे, अभी के अभी दिया है। अब हम थोड़े फैशन में लिख रहे हैं, काली और नीली पेन का यूज करके, बट आप नीली से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिया क्या है वो देखिए, एक त्रिभुज का आधार की लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है, आधार की लंबाई। तो यहां लिख लेंगे आधार, आधार की लंबाई, आधार की लंबाई हमें क्या दे रखी है पता है, 14 सेंटीमीटर, एवं ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई, ऊंचाई हमें दे रखी है, त्रिभुज की ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है भाई, हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बस हो गया काम कंप्लीट। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला हमारा, त्रिभुज यहां से लिख लूं क्या, चलो यहां से लिख लेता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। तो लिख लेंगे भाई, देखो ऊंचाई थोड़ी अटपटी लग रही है, बट आप ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, हमारे पास 1/2 तो है ही, आधार क्या है हमारे पास, आधार है, आधार की लंबाई क्या है 14, इंटू ऊंचाई क्या है हमें 7, बस इससे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 7 14, और 7 का 7 में करेंगे तो सत्तू सत्तू हमारे 49। ठीक है, तो 49 जो है वो वर्ग सेंटीमीटर, हमारा वर्ग सेमी हमारा क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ गया, आराम से निकालना था हमें, और निकाल लिया। आपको पता ही है कि आज हम पेपर पे क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका केवल यही उद्देश्य है कि इसमें बनते हैं चित्र, बहुत सारे बनते हैं, बस वो बोर्ड पे बनाना वो थोड़ा
मतलब अटपटा लगता है, बोर्ड पे बनते नहीं है, टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं। तो इस चक्कर में हमने इस पेपर पे बनाई ये वाली मैराथन, क्योंकि इंट्रो में हमने वही बताया है आपको, तो आप समझ ही रहे होगे ना। फिलहाल ये प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो गया। ये प्रश्न थोड़ा आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रश्न भी अपना सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है वो तीसरा है, और कहें तो ये जो प्रश्न है ना, इस चैप्टर की जान है। मतलब ये है कि इस प्रश्न में जो भी इस प्रश्न में जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो हर साल ही पूछा जाता है। ये प्रश्न हर साल ही पूछा जाता है, ऐसे मान के चलिए। अब इसमें करना क्या है वो ध्यान से समझिए। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है ना, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये चीज है। मतलब ये है इस जो ये एक प्रमेय है, इस चैप्टर की एक प्रमेय है, उसको ही हमें सिद्ध करवाया है। और इसमें क्या क्या रहे हैं वो हम समझेंगे थोड़ा रफली, और फिर अपना प्रॉपर एक डायग्राम बनाएंगे। तो देखो रफली अगर हम समझे ना, तो रफली की अगर हम बात करें तो मान लो ये हमारा आ गया पेज जो रफ पे है। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि कोई त्रिभुज है, एक हमारे पास कोई त्रिभुज है, और उसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींचते हैं। अब ध्यान से सुनो। अब कोई सी एक भुजा ले लें हम, मान के चलो ए बी भुजा ले ली हमने, ए बी भुजा। अब इस भुजा के समांतर एक भुजा हमने और खींच दी, ऐसी एक लाइन खींच दी। तो इस प्रश्न में इनका कहना यह है कि सिद्ध ये करो कि ये जो तुम्हारी लाइन खींची, और ये जिन बिंदुओं को दो भुजाओं को और काटा ना इसने, इस भुजा के समांतर हमने एक लाइन और खींच दी, और ये जो लाइन है इन दो भुजाओं को जहां काट रही है, वे जो अनुपात हैं आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब ये अनुपात एक होने चाहिए, एक समान अनुपात में हो ये लाइन और ये, मतलब समान अनुपात में विभाजित कर रही हो। और समान अनुपात में विभाजन का मतलब ये है कि मान लो ये डी और ई में काटी है, ये डी पे और ये बिंदु ई है, तो समान अनुपात का मतलब ये है कि सी डी बट्टे होने चाहिए एडी, और सीई बट्टे होने चाहिए ईडी ईबी। बस ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ये वाली। और यही है हमारी थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय भी यही है। और थेल्स प्रमेय अगर आए कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करिए, तब भी ऐसे ही करना है जैसे ये प्रश्न हो रहा है, और ये लिखा है तब भी ऐसे ही करना। मतलब ये थेल्स प्रमेय, ये इनडायरेक्टली। ठीक है, अब देखो करना कैसे वो ध्यान से समझो। तो देखो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम के लिए हमें चाहिए टाइम। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि हम वीडियो तो कर देंगे फास्ट यहाँ से, बस हम अपनी पटरी ढूंढ लें जो हमें काम में आएगी। चलो पटरी तो मिली नहीं, चलो इससे काम चला लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। देखो अभी थोड़ी देर के लिए प्रश्न को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से दिखता रहे। तो देखो सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है, क्योंकि त्रिभुज की बात चल रही है। सही बात है। सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज की बात करनी है हमें। तो देखो अगर हमारी मानो तो सीधा डायग्राम ना बना के थोड़ा सा टेढ़ा आधार लेंगे, थोड़ा सा इतना ले लेते हैं, बहुत है। बस जितना ज्यादा टेढ़ा होगा ना उतना ज्यादा क्लियरिटी दे पाएंगे हम। ये है, तो ये मान लो ये हमारे पास थोड़ा डायग्राम कि आधा बन गया त्रिभुज का। अब इसका हमें चाहिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मान लो ये है, तो यहाँ से हमें चाहिएगा थोड़ा और ऊपर। ये हमारे पास मान लो इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये हम यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा मिल गया, और इसको भी हम यहाँ पे प्रॉपर मिला। ठीक है, अब थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ हो रही है ना तो उसकी टेंशन आप लीजिएगा मत। ठीक है, और मान लो ये हमारे पास बिंदु ए है, ये हमारे पास बिंदु बी है, और ये हमारे पास बिंदु सी है। और नीचे कह रहे हैं कि इस लाइन के समांतर यहाँ पे कहीं एक ऐसा है। ठीक है, इस लाइन के समांतर एक वो है। ये हमारा बना डायग्राम। हाँ, तो ठीक है, तो हमारा डायग्राम तो बन गया। अब देखो त्रिभुज कैसे बनाया हमने, थोड़ा तिरछा बनाया था। तिरछा हमने बनाया इस वजह से क्योंकि हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, बस ये चीज है। आप चाहो तो सीधा बना सकते हो। तो फिलहाल आपको ध्यान से समझना है क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो देखो इसमें बात ये हो रही है कि हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, और हमने बी सी भुजा के समांतर एक और लाइन खींच दी है जिसका नाम दे देते हैं हम डी ई। ठीक है, ये हमने लाइन का नाम दे दिया। अब इस प्रमेय का कहना यह है कि सिद्ध ये करो कि ए डी का अनुपात जो है ए डी बट्टे डी बी का अनुपात है वो ए ई बट्टे ई सी के बराबर आ जाए। मतलब इन दोनों का अनुपात इनके बराबर आ जाए, ये हमसे कह रहा है प्रश्न। फिलहाल हम ज्यादा टाइम तो नहीं करेंगे खराब, आपको सीधा मुद्दे की बात बताएंगे वो क्या है। सुनो,
अब इस त्रिभुज से हमें इतने से काम तो नहीं चलने वाला, इस त्रिभुज को अगर हम इतना ही करना है तो क्या नहीं चलेगा। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है, उसको लिखने के बाद हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास, सॉल्व कर रहे हैं मतलब सिद्ध करना जा रहे हैं इसको, ऐसे मान लो। अब इसमें दिया क्या है वो देखिए, दिया है, क्या दिया है वो देखें ध्यान से। दिया हमें ये है कि त्रिभुज एबीसी जो है, त्रिभुज ए, एक मिनट रुको जरा, पेन हमारी चल नहीं रही है ये वाली, ये ले लेनी पड़ेगी। ए बी सी है, इसमें त्रिभुज एबीसी में जो डीई है वो समांतर है बीसी के। डीई जो है वो समांतर है बीसी के। ये हमसे बात कही है प्रश्न में, अभी बताएंगे कैसे, दिखाएंगे कहाँ कही है वो दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो ध्यान से देखिए, कि ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे में ई सी, क्या करना है भाई, ए डी बट्टे में डी बी ये बराबर है ए ई बट्टे में ई सी, ए ई बट्टे में ई सी, यही तो थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करवाया है बस, क्योंकि इनका, इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के बराबर होता है। क्योंकि हमसे ये कहा है कि ये लाइन जो अगर हमने इसके समांतर खींची तो इनका अनुपात, जो इनका अनुपात है ए डी बट्टे डी बी, इस भुजा का अनुपात इस भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये कह रहे हैं। अब सुनो, ठीक है, ये चीज हमने कर ली। अब आपको दिखा दें कि हमें दिया था कि नहीं दिया था, देखो ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के हमने बीसी के समांतर डीई खींची है, सरल रेखा खींची थी, तो अन्य दो भुजाओं के, दो भुजाओं के समांतर खींचिए ना, देखो समांतर, तो समांतर मतलब डीई के समांतर बीसी है, खींच दी हमने, ये शब्द दिया था यहाँ लिख लिया। सिद्ध हमें ये करना है ए डी बट्टे डी बी ए ई बट्टे ई सी, बस इतना सिंपल समझना है। अब सुनो, जब भी हम सिद्ध कर रहे हैं और हमारा जो त्रिभुज बना, जो हमारा डायग्राम बना, उससे हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम थोड़ी सी रचना करते हैं। और रचना क्या करना है वो हम क्या करेंगे, ईसी से अगली वाली लाइन पे, जो अगला वाली है उस पे एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। एक हमने ये करा और एक हमने ऐसा लंब डाल दिया डी से ई पर, ये लंब हमने डाल दिए। और साथ ही साथ हमने सिंपल डी को सी से मिला दिया, डी को सी से मिला दिया। जब भी रचना करते हैं ना डॉट डॉट से करते हैं, बट हमने थोड़ा भावुक होकर ऐसे कर दिया, बस आप डॉट डॉट से कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको अलग से दिखता रहे कि वो हमने क्या किया, ये हमने क्या किया। बस हमने क्या किया, डी को सी से मिलाया और ई को बी से मिला दिया, बस ये रचना हो गई। बट हमने जो किया है वो लिखना भी पड़ता है, तो लिख देंगे रचना। जो हमने रचना की है ना वो भी हम लिखेंगे। क्या किया हमने, हमने ये किया, पहला काम तो हमने ये किया कि, पहला काम तो हमने ये किया है कि डी को, हाँ डी है ना, डी से इनका नाम लिख लेते हैं, क्या लिख लें, मान लो एम एन लिख देते हैं, चलो एन एम, ठीक है। तो डी से, जो डी है, डी से ए ई, मतलब डी से, बिंदु डी से ए ई पर लंब खींचा है हमने एक। तो डी से ए सी पर, ए सी पर लंब, कौन सा लंब, डी एन, डी एन खींचा। पहले एक काम करो ये। दूसरा हमने सेम ऐसा ही एक और काम किया है, वो काम ये है कि सेम सेम जो डी है, जो ई है, ई से ए डी पर, ए डी पर लंब कौन सा खींचा है, ई एम खींचा, ई एम खींचा।
और तीसरा हमने काम ये भी किया है, पर हम इनको मिक्स ही कर देते हैं, चलो 3 ही लिख लेते हैं। तीसरा काम हमने किया है, डी को सी से मिलाया, बी को ई से मिलाया। तो लिखेंगे बी को सी से तथा तथा अरे एक मिनट, बी को ई से, बी को ई से तथा बी को ई से तथा सी को डी से, सी को डी से मिलाया। इतनी हमारी रचना हुई है। बस बस रचना आपको ध्यान से देखते चलना है, बस याद तो हम करा देंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन कम करने हैं लेकिन करने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डी से, देखो जो हमारी रचनाएं हैं वो हमने की। सबसे पहले हमने रचना की थी, क्या की, डी से ए सी पर लंब डाला। जो डी है, डी से ए ई पर, यहाँ पे ए ई आई, ए ई, डी से ए ई पर, डी से ए ई पर लंब डी एन खींचा, फिर ई से ए डी पर लंब ई एम खींचा, ई से ए डी पर लंब एम खींचा, ई एम खींचा, और बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। बस ये चीज हमने की थी। अब हम आगे का काम करेंगे जो है उपपत्ति। उपपत्ति कर लेते हैं भाई, उपपत्ति उपपत्ति उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति में देखो क्या है। सबसे पहले आपको शुरू करना है त्रिभुज ए डी ई से, त्रिभुज ए डी ई से शुरू करेंगे। करेंगे कैसे शुरुआत वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। बस सिंपल कर लेते हैं, देखो क्या होगा। त्रिभुज, अब ध्यान से देखो, जो एक ए डी ई त्रिभुज है, ए डी ई, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है उसमें 1/2 तो है ही। आधार क्या होगा ये बस ध्यान से रखना है आपको। देखो आधार वो होता है जिस पे लंब खिंचा होता है। तो अगर हम इसको अलग से बना के दिखाएं, आप इस पे अगर अलग से हम बना के दिखाएं इस त्रिभुज को, तो त्रिभुज हमारा कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे, जहां पे हमारी ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और यहां से हमारा बिंदु एक ऐसा जा रहा है। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज हमारे पास ए डी ई ऐसा दिख रहा है कुछ, देखो ध्यान से, त्रिभुज ही आपको दिखाना अच्छे से। तो ये त्रिभुज देखो घुमा के दिखा दिया हमने। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को आपको ध्यान से देख लेना है कि देखो ए की जगह ए आ गया, ई की जगह ई आ गया, और डी की जगह डी आ गया, और ये जो लाइन गई है ना, वो लाइन हमने ये खींची है, और एम आ गया। अब इस त्रिभुज में आधार कितना है, आधार वो होता है जिस पर खिंचा होता है लंब। तो लंब किस पे खिंचा, ये लंब खिंचा है डीएम पर, एडी पर। तो एडी तो हो गया आधार, और ऊंचाई होती है लंब की दूरी, जितना बड़ा लंब होगा उतनी ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई कितनी होगी हमारी, ऊंचाई जो लंब है ना उसकी ऊंचाई होगी, लंब हमारा ये है एम ई या ई एम, ये हमारा लंब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझाया हमने। तो लिख लेते हैं इस चीज को जो हमने अभी समझा, कि भाई इस त्रिभुज में 1/2 आधार क्या होगा हमारा एडी, एडी इंटू ऊंचाई हमारी क्या हो गई भाई, ऊंचाई हमारा जो लंब होता है ई एम, वो हो गई ई एम, हमारा हो गया लंब। ये हमारा बन गया समीकरण पहला। बस अगला समीकरण की बात करें तो ध्यान से सुनिए। अब हमने सुना है कि हमने त्रिभुज देख लिया ये, अब डी बी ई देखते हैं भाई। सुनो, हमने यहां से यहां पर पहुंच गए, अब हम कौन सा त्रिभुज देखेंगे, यहां से यहां पर पहुंचना है, तो डी बी ई। देखो यहां से यहां तक पहुंच गए, अब यहां से यहां तक ही तो जाना है। तो ए डी ले लिया, अब लेंगे डी बी ई, त्रिभुज लेंगे डी बी ई। तो लिखेंगे यहां पे त्रिभुज
डी बी ई का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो वही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सही बात है। सेम आधार कितना होगा अब हमें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे डी बी ई त्रिभुज देखना है बस। डी बी ई ये जो त्रिभुज है उसको हमें दिखाना ही पड़ेगा आपको। तो कुछ ऐसा बन रहा है, ध्यान से देखेंगे हम। तो हमारा जो त्रिभुज है कुछ ऐसा बन रहा है, यूं गया, फिर हमारा यूं गया, और फिर हमारा यूं गया, ऐसा है। कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें हम कंफ्यूज यहाँ पे हैं कि हमारा जो है आधार कौन सा है इसमें। तो आधार देखो ध्यान से, अगर हम आधार की बात करें तो लंब किस पे है पहले ये बताओ। लंब सर इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो लंब है ही नहीं। बट आप देखोगे ना, जब भी कोण 90 अंश से अधिक जाता है, अधिक कोण में पहुंच जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो बाहर है इसकी ऊंचाई इस पे जा रही है। देखो यहां से एक लाइन गई है ई एम, यहां से एक लाइन गई है ई एम। तो आधार को हम ये मानेंगे, आधार को हम यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे एम है, ऐसे है। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारा त्रिभुज तो इतना है, बट अगर हम आधार की बात करें तो आधार हम लेंगे डी एम, ये आधार लेंगे केवल। लंब किस पे जा रहा है, क्योंकि इधर ही जा रहा है, इस साइड ही लंब इधर ही जा रहा है, इस पे ही खिंचा है ना लंब, ये वाला बाहर खिंचता है ना लंब। तो ये वाला लंब जो है वो यहाँ पे मान लो आधार हमें लेना है डीवी, और ऊंचाई हमारी हो गई ई एम, ऐसे। तो आधार हमारा हो गया, आधार तो डीबी ही है हमारा, डी बी ही है, लेकिन ऊंचाई ध्यान से देखनी है आपको, इससे ही लगा हुआ एक जो है ई एम, वहां लिखेंगे ई एम। और ये हमारा बना दूसरा समीकरण। आई होप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस अब दिख रहा होगा। हाँ, आधार तो हमारा हो गया डीएम, और ये हो गया। अब सुनो, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो एक चीज रटने वाली बता दें हम, क्योंकि रटने वाली ज्यादा चीज समझ में आती है आप लोगों को, हमें पता है। देखो सबसे पहले आपको त्रिभुज लेना है ए डी, आपको ए से बी तक पहुंचना है। तो सबसे पहले ए डी ई लेंगे, फिर यहां तक पहुंच गए, फिर यहां से लेंगे डी बी ई। अब आधार की बात करें तो आधार आपको फिक्स कर लेना है मन में कि ए डी एक बार आधार लेना है, एक बार डी बी आधार लेना है। ए डी और डी बी, ए डी और डी बी, ठीक है, ए डी और डी बी। लंब आपको हमेशा दोनों जगह, इस त्रिभुज को लेंगे तब भी और इस त्रिभुज को लेंगे तब भी ई एम ही लेना है, ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि हमें ई एम और ई एम सेम करने हैं। देखो यहाँ पे अब इसमें और इसमें ई एम और ई एम सेम हो गए कि नहीं हो गए, बस ये चीज होती है। अब सुनो, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से काम करेंगे। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टे करेंगे हम त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। जब इनको बट्टे हम करेंगे, इस चीज को हमने बट्टे करते तो इनको बट्टे करना पड़ेगा, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम, बट्टे में 1/2 डी बी इंटू ई एम, यानी कि इससे ये कट गया, ई एम से ई एम कट गया, तो हमारे पास बचा ए डी बट्टे, दिख रहा है आपको नहीं, ए डी बचा और बचा डी बी बचा। यानी कि अब तक हम पहुंच गए ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे डी बी, यानी कि हमने अब तक कर लिया ए डी बट्टे डी बी निकाल लिया, बस ये चीज निकाली। अब हमें निकालनी है ए ई बट्टे ई सी, और निकालनी है, बस काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो हम अब तक 2 समीकरण बना चुके हैं, ये तीसरा समीकरण मान लेते हैं, ये तीसरा समीकरण हो गया हमारा, ठीक है। अब हम करेंगे इसके आगे का काम, ठीक है। तो आगे का काम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना है, बस त्रिभुज आपको ध्यान में रखना है। बस एक काम करते हैं, हम त्रिभुज अलग से बना लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे। हाँ, तो हम आगे करते हैं अपना कंटिन्यू काम। तो हमारा त्रिभुज कुछ ऐसा था, ये वाला, ये हमारा जो त्रिभुज था ये था। अब इसमें हमने क्या किया था, हमने इसमें ये कर लिया था कि ए डी बट्टे डी एम हमने निकाल लिया, भाई पिछले पेज पे निकाला था, ए डी बट्टे डी एम अभी अभी निकाला था ना, निकाला था, ठीक है, याद होगा आपको। अब हमारा काम ये है कि हम कैसे भी ए ई बट्टे ई डी ई सी और निकाल रहे हैं, बस काम हो जाएगा हमारा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सुनो।
अभी तक हमने जो त्रिभुज ये लिए थे, अब हम अभी आधार हमने इस साइड के माने, अब हम आधार को इस साइड के मानेंगे। तो देखिए कैसे मानेंगे वो ध्यान से देखना है। तो यहां से शुरू करते हैं अपना लिखना। तो देखो सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई देखेंगे। यहाँ पे देख त्रिभुज रख लेते हैं एक साइड पे। यहाँ पे त्रिभुज हम देखेंगे ए डी ई, ए डी ई, यही हम त्रिभुज देखेंगे। लेकिन अब की बार हम आधार इधर मानेंगे, तो ए ई सी भी आप लिख सकते हो, ए ई डी लिखेंगे। तो त्रिभुज, एक मिनट ये उड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत करेगा मुझे लगता है, तो यहाँ लगा देते हैं इसको यू। हम निकाल लेंगे, टेंशन मत लो, आपको समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बताए। अरे वाह क्या बात है। ए ई और एक डी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये तो होता है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझो, ये हमारा होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब सुनो, ए ई टी हमने त्रिभुज लिया, इसमें आधार तो हमने फिक्स कर लिया कि ए ई लेना है। अब ए ई तो ले लिया हमने, फिर लंब कौन सा लेंगे सर? लंब हम ई एम तो ले चुके, अब एन डी रह गया तो वही लेंगे, सिंपल सी बात है बेटा। तो इस पे जो लंब, किस पे, इस पे लंब है ना इसमें, तो इस पे लंब है, तो ये तो हो गया आधार ए ई, और जो ऊंचाई हो गई वो हो गई एन ई या एन डी, डी एन या एन डी। सही है, तो लिख लेते हैं भाई इस चीज के हिसाब से। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, आधार तो हमारा हो गया 1/2, वो आधार तो हमारा हो गया ए डी ए ई, ए ई तो हो गया हमारा आधार इंटू ऊंचाई जो बची हमारी बची एन डी, ऊंचाई जो हमारी होगी एन डी, और ये समीकरण बनाएगा हमारा चौथा। 3 तो बना चुके ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम त्रिभुज देखेंगे उसका अगला, जो हमारा त्रिभुज आगे वाला कौन सा होगा भाई, ई एम चाहिए, ई सी चाहिए हमें। क्या चाहिए, ई से सी। देखो ई से डी, ए से ई तक पहुंच गए, अब ई से सी तक जाना है। तो ई से सी तक हमारा त्रिभुज ये बन रहा है, ये तो बन रहा है, देखो ध्यान से। ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे आप पता है? ऐसे लिख लेते हैं सी ई डी, या सी डी ई, या डी सी ई, कुछ भी लिख लो, बात एक ही पढ़नी है, ठीक है। तो लिख लेते हैं डी ई सी, डी ई सी। तो डी ई सी का क्षेत्रफल, तो ये हमारा आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो हमारा क्या होगा, आधार तो आपने अब तक रट लिए होंगे। आधार, आधार हम क्या लेंगे, ई सी लेंगे, ई सी इंटू, अब ऊंचाई बताओ आप। ऊंचाई अगर आपने बता दी तो सही रास्ते पे चल रहे हो। देखो हमने आधार तो पहले ही बता दिया कि ये लेना है, फिर ई सी लेना है, आधार तो हो गया। अब भाई इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी सर, इसमें तो लंबी नहीं है, तो लंब हमने क्या कहा था, ऐसे चल जाएंगे ई एम। भाई इस पे जो लंब है वो इसका होगा, भाई ये तो हम पहले ही ले चुके ना, तो अब लेंगे डी एन। यहां से इसकी ऊंचाई जो होगी वो डी एन होगी, तो एन डी लिखेंगे इसको भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम करना है, बस आपको ये तो सोचना ही नहीं है ऊंचाई के लिए। ऊंचाई से अगर इसकी एनडी ली तो इसकी भी एनडी लेनी है, बस हटाओ का कुछ चीजें तो ऐसी कर लेनी है, बात ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, ठीक है। अब सुनो, सेम वही काम करेंगे, समीकरण 4 व 5 से भाग करेंगे बस, और क्या करेंगे। तो त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बराबर है हमारा 1/2, 1 मिनट अभी मन लगा, बराबर और बट्टे बराबर। तो ये आएगा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, ये आएंगे हमारे 1/2 ए ई बट्टे, ए ई बट्टे एन डी, और 1/2 ई सी बट्टे एन डी। तो ये हमारे कटे, और एन डी से एन डी कटा, हमारा बचा ए ई बट्टे ई सी। अब देखो क्या बचा, ए ई बट्टे ई सी किसके बराबर है, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बट्टे में डी ई सी का क्षेत्रफल, इसके बराबर बच गया। अब सुनो ध्यान से, ये हमारा समीकरण बन गया कौन सा, 6वां, ठीक है। अब देखो अगर हम पिछले पेज पर जाएं तो हमने समझा था कि
हमारा यहाँ पे आया था त्रिभुज ए डी ई बट्टे त्रिभुज डी बी ई, यानी कि ए डी ई, ए डी ई बट्टे में डी बी ई। और इस वाले में हमारा बन रहा है क्या, इस वाले में हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज ए ई डी, ए ई डी और त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी। अब ये वाला जो त्रिभुज है आपको दिख रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज, अगर हम इस त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर दिखा दें तो हम क्या कर सकते हैं पता है आपको, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये वाले जो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं डी बी ई और डी ई सी, इन दोनों को अगर हम बराबर दिखा दें तो डी डी बी ई के क्षेत्रफल को हम डी ई सी के क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, अगर हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये वाले रिजल्ट जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। सिंपल सी काम कर लेते हैं, हो गया काम कंप्लीट। तो यहाँ एक चीज लिखेंगे, यहाँ एक चीज लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ध्यान से देखना है बेटा, त्रिभुज जो बी डी ई है ना, इसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर हम कर देते हैं त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। सर बराबर ऐसे ही कर दिया, आपका मन चला तो आप बराबर कर देंगे, नहीं बेटा, ये एक नियम होता है, वो समझाएंगे ना आपको क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो समांतर रेखाएं जा रही हैं, एक ये और एक ये, और इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बने हैं, एक ये बना है और इसी लाइन पर बना है ये। अगर दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर जितने भी कोण बने, जितने भी त्रिभुज बने, वे सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है। सर पल्ले नहीं पड़ी तो पल्ले हम पढ़ाएंगे, क्यों टेंशन ले रही हो, तो रफ पेज निकाल लेने दो, रफ पेज निकाल लेती। मान लो ये हमारा रफ पेज आ गया, ये कह रहे हैं हम कि दो समांतर रेखाएं हैं और इस पे एक ही आधार, मान लो यहां से यहां तक, इस पे हमने कितने भी त्रिभुज बना दें, इन दोनों से मिलकर हम कितने भी त्रिभुज बना दें, इन दोनों से मिलकर हम कितने, मतलब आधार तो सेम रहे बट हम कितने भी त्रिभुज बनाएंगे ना, कितने भी त्रिभुज बनाएंगे तो इन सभी का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये कह रहे हैं। तो कहेंगे एक ही आधार है, लिखेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार, एक मिनट, आधार पर बने हैं, इसीलिए इन दोनों का त्रिभुज कैसा होगा, बराबर होगा, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच बने, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने हैं ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों एक ही बने हैं, इस वजह से ये समांतर है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि, हम एक बात ये कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों का जो मान है वो रख देंगे। देखो ध्यान से समझो, तो समीकरण हमारा जो 6 है, और एक मिनट रुकना, हाँ, जो 6 है उसका मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, क्योंकि 3 है ना हमारा, हाँ। तो समीकरण 6 व 3 से, तो समीकरण 3 क्या है वो ध्यान से देख लीजिए। देखो समीकरण 3 आपको दिखाना पड़ेगा, अब सुनो ध्यान से यार, बस यही दिक्कत होती है यहाँ पे। देखो हमने क्या किया है अब तक, अभी हमने ये किया, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, मतलब डी बी ई की जगह पे हम लिख सकते हैं बी डी डी, या इसकी जगह ये लिख सकते हैं या इसकी जगह ये लिख सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब ये पूरा एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी ई है, जो ए डी ई है, इसका क्षेत्रफल जो है बट्टे में, इसकी जगह हमने लिख दिया, ओ सॉरी, इसकी जगह हमने बी डी ई लिखा ना, उसकी जगह हमने डी ई एफ लिखेंगे। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये क्या है क्षेत्रफल, ये हमारे हैं, क्या है बताओ, ये है ना ए डी
बट्टे में डी बी, और ये समीकरण बना हमारा 7 में। मतलब ये है कि इन दोनों को जो हमने जो समीकरण 6 में मार रखे थे वो समीकरण 3 में मार रखे 6 का, तो उसका समझ ये आ गया। अब समीकरण 7 और 6 से करेंगे, तो समीकरण 7 व 6 से जब 7 व 6 को देखेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हो गई। देखो ए ई डी और डी ई एफ दोनों बराबर हो गए, तो ये भी बराबर हो जाए। इसीलिए ए ई बट्टे में ई सी बराबर होगा ए डी बट्टे में डी बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न का आंसर आ गया है। अब यहां लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरीके से सॉल्व हमने किया है। देखो भाई, बहुत इस चैप्टर में जो भी चीजें है ना वो थोड़ी बहुत ज्यादा ही लेंदी है। पहले ही बता दो, लेंदी से मतलब ज्यादा ही बड़ी है चीजें। अब बड़ी होने का मतलब नंबर ज्यादा मिलेंगे, और नंबर ज्यादा मिल रहे हैं तो अच्छे से ये आपको करने हैं। एक बार हम पूरा दोबारा से डिटेल्स दिखा देते हैं कि सबसे पहले हमने ये किया। सबसे पहले हमने ये डायग्राम बनाया, और इसमें दिया था क्या, इसमें हमें दे रखा था कि दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी के। सिद्ध हमें ये करना था एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी, ये हमें सिद्ध करना था। रचना ये है, एक रचना ये है। पहली रचना हमने ये करी, डी से ई पर लंब खींचा, मतलब डी से ए पर एन डी लंब खींच दिया, और जो ई से डी ए डी पर जो एम एन है या ई एम है वो लंब खींच दिया। फिर हमने ई को ई से, बी को ई से और सी को डी से मिला दिया। बस इतनी रचना की हमने। फिर हमने उपपत्ति शुरू की और क्वेश्चन करा सॉल्व। देखो कैसे। सबसे पहले हमने त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिया, मतलब त्रिभुज हमें यहां से लेके यहां पहुंचना था, तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिया। फिर त्रिभुज डी बी ई, इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के डिवाइड कर दिया, इसके बट्टे में ये कर दिया। तो हमारे पास जो आंसर फाइनल आया ना इसका कट कुट के, ये आया ए डी बट्टे डी बी। फिर हमने दूसरे पेज पर हमने सेम वही काम किया जो अभी हमने किया। क्या किया देखो, हमने अब तक इसी त्रिभुज में हमने हमने पहले लिया ए ई डी त्रिभुज, फिर लिया ई सी डी। इन दोनों त्रिभुज को लेकर हमने क्षेत्रफल जो लिए उनको फिर हमने निकाले और उनको हमने डिवाइड कर दिया। ये क्षेत्रफल निकाल के फिर हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया ए ई बट्टे ई सी। बस चक्कर ये आया हमारे सामने कि ये जो एल एच एस है यहाँ में डी बी ई है, लेकिन हमारे जो निकला था समीकरण उसमें जो एल एच एस आया था वो आया था डी ई सी। डी बी ई है और हमारे में आया था डी ई सी। भाई डी ई सी, अब ये दोनों तो बराबर हो नहीं रहे हैं भाई, ये दोनों तो बराबर डी ई सी बराबर नहीं थे। डी बी ई है, यहाँ पे डी ई सी है। ये दोनों बराबर करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को लगा दिया। बी डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमारे जो है दोनों समांतर रेखाओं के बीच बने कोण एक ही आधार पे बने हैं। ये चीज हमने समझाई आपको। फिर हमने आराम से काम कर लिया कि जब हमारा जो आ गया ये चीज, जब ये चीज हमने बराबर कर ली तो हमने इनको बराबर कर लिया। इस चीज की जगह पे डी बी ई की जगह पे हमने लिख दिया डी ई सी, क्योंकि इसमें डी ई सी थी। अब डी ई सी बराबर ये हो गया। अब समीकरण जो 7 और 6 बना, जो ये वाला समीकरण और इन समीकरण को देखोगे तो ये एल एच एस इनके बराबर हो गए। इसमें ई डी है और इसमें भी ए ई डी है। देखो ए ई डी और इसमें भी वही है, तो इन दोनों को हमने बराबर कर दिया इस तरीके से, और ये हमारे पास आ गया सिद्ध करने वाला सवाल। तो ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न था तीसरा वो हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलो कोई ना, तो हमारा अगला प्रश्न है वो चौथा प्रश्न है। उसमें देखिए क्या है, उसमें प्रश्न में क्या कह रहे हैं वो ध्यान से समझिए। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज के ए बी सी है, कोई त्रिभुज उसके भुजाओं को ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पे प्रच्छेद करता है। ठीक है, भुजाएं जो है भुजा बीसी के समांतर हो, भुजा बीसी के समांतर हो तो हमें ये सिद्ध करना है ए डी बट्टे ए बी और ए ई बट्टे ए सी। मतलब सवाल तो हमारा यही है जो अभी हमने किया तीसरा प्रश्न। तो सेम प्रश्न ऐसा ही है, देखो ध्यान से, सेम प्रश्न ऐसा ही है, क्योंकि इसमें भी हमारा जो बीसी है वो समांतर है, यानी कि डायग्राम तो हमारा यही बनेगा, ये तो कंफर्म है। बट हमने सॉल्यूशन जो किया है सेम सॉल्यूशन इसमें करना है।
क्योंकि AD बट्टे AD समांतर है, इसको हमने यहाँ सिद्ध कर दिया। ये देखो AE बट्टे EC और AD बट्टे DB हमने ये सिद्ध किया। देखो ध्यान से देखना है, आपको अच्छे से देखना है कि हमने ये चीज सिद्ध की है कि AD बट्टे AB आया है, AD बट्टे AB, लेकिन हमारी एक चीज सेम आ रही है, AD और AE और AD हमारी ये चीज तो सेम आ रही है, बट हम कैसे भी इनको भी सेम कर लें तो हमारा क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। देखो सेम आपको इतना ही क्वेश्चन करना है जैसे हमने किया। एक बार दोबारा बता देते हैं। देखो चौथे प्रश्न में आपको सॉल्यूशन क्या लिखना है वो देखो। जैसे हमने तीसरा प्रश्न ये किया, आपको सेम डायग्राम बनाना है, सेम ऐसे सॉल्यूशन करना है, सेम टू सेम ऐसी फोटोकॉपी एकदम ऐसे ही करनी है। फिर आपको दोबारा आ जाना है यहाँ पे, फिर ये आपको पूरा एज इट इज ऐसे लिख लेना है, यहाँ तक पहुंचना है, फिर यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे यहाँ से आगे कैसे होगा वो ध्यान से देखिए इस पेज पे, ठीक है। इस पेज पे हम दिखा देते हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। तो देखो हमने अब तक निकाल लिया, हमने निकाला था कि AE, एक मिनट पहले हमने निकाला AE, सॉरी हाँ, हमने निकाला AE बट्टे में EC बराबर है AD बट्टे में DB। हमने ये निकाल लिया पिछले प्रश्न में। अब वैसे ही आपको पूरी थ्योरी लिखनी है, ऐसे प्रश्न आए तो पूरी थ्योरी लिखनी है आपको, तो पूरा प्रश्न दोबारा से करना है दूसरे पेज पर, समझ रहे हो। हमने तो थोड़ी वीडियो शॉर्ट करने के लिए ये काम किया, क्योंकि हमारा भाग्य तेज है ना थोड़ा, तो ये मिल गया क्वेश्चन चौथे नंबर पे ही, और वैसे ही प्रश्न है तो करना तो पड़ेगा। सॉल्यूशन वैसे ही करना है जैसे अभी किया, सेम टू सेम लिखना है आपको, बस उसके आगे ये करना है जो आप कर रहे हैं। तो देखो हमने ये चीज निकाला था, इतने चीज के निकालने के बाद क्या करेंगे वो ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाएं, तो AD और EC ये दोनों बराबर है, मतलब इधर उधर है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन ये दोनों सही है। AD की जगह AD है, AE की जगह AE है, बट लेकिन नीचे वाले सिस्टम खराब है। जो खराब है ना उनको ऊपर ले जाओ, जो सही है बिल्कुल उनको नीचे रखो। तो एक काम करते हैं, इनको हम एक काम करेंगे, जो अच्छे वालक हैं, जो अच्छी चीज है वो हमारी बनी बनाई है, तो हम उसको AE को तो ऐसे ही रखेंगे और EC को ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर भी AD को तो नीचे लाएंगे, AD को तो नीचे लाएंगे और DB को तो ऊपर ले जाएंगे। सुनो, अब चित्र थोड़ा हमें दिखाना पड़ेगा, चित्र ये दिखा देते हैं आपको। तो हमें देखो इतनी चीज सिद्ध तो हम कर ही चुके हैं, AE बट्टे में EC और AD बट्टे में DB, ये तो हम सिद्ध कर ही चुके हैं, ठीक है। हमसे ये सिद्ध करवाया है, हमसे सिद्ध ये करवाया है कि AD बट्टे में AB, मतलब AD बट्टे में फिर D, फिर AB बट्टे में AE बट्टे में AC, ऐसे सिद्ध करवाया। मतलब छोटे से बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब भी छोटे से बढ़ाएं, पहले छोटा फिर बड़ा, तो हम इनमें एक जोड़ देंगे। तो एक काम करेंगे, दोनों में एक जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ देते हैं। तो क्या आएगा, EC बट्टे में AE प्लस 1 बराबर DB अपॉन में AE AD प्लस 1, ऐसे ये हमने कर दिया। अब सुनो, यहाँ एक मानो, यहाँ पर भी एक मानो, सॉल्व कर लो। तो देखो AE एकन AE, एक का AC में गुणा करेंगे तो EC आएगा, प्लस EC AE का गुणा इधर करेंगे तो AE आ जाएगा, बराबर DB, तो AD एकन AD, DB प्लस AD, ये हो गया काम। अब सुनो, बस ये चीज हो गई तो फिर आगे कर लेते हैं। देखो ध्यान से, EC और AE देखो, EC और AE, EC और AE मिलके EC, ध्यान से दिख रहा नहीं, EC और AE मिलके पूरी AC बना रही हैं, तो AC बना रही हैं, AC। अब ट्रिक बता दें आपको, ठीक है बता देते हैं सर। देखो देखो यहाँ पे भी E है, यहाँ पर भी E है, तो E तो इग्नोर कर दो, A और C ले लो, AC। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D है, तो AB ले लो, AB ले ली, और AD हमारी है ही। अब हमने उल्टे किए थे, फिर एक बार उल्टा कर देंगे, पहले उल्टे किए तो अब सीधा नहीं करना पड़ेगा, सीधा कर देंगे, AE बट्टे में AC
बराबर ए डी बट्टे में ए बी, उल्टा कर दिया इनको। लेकिन हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में ए सी बराबर में ए ई बट्टे में ए सी। देखो इन साइड को इधर, इस साइड को, मतलब ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। और हमसे यही सिद्ध करवाया था, ठीक है, ये हमसे सिद्ध करवाया था। देखो ध्यान से, ए डी बट्टे ए बी, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकना जरा। ए डी बट्टे ए बी और ए ई बट्टे, हाँ सही है। अब देख लो, ए डी बट्टे ए बी, ए डी बट्टे ए बी, फिर ए ई बट्टे ए सी, फिर यहाँ पे देख लो ए ई बट्टे ए सी। इस तरीके से हमारा जवाब सिद्ध हो गया भाई। ये भी इति सिद्धम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी इति सिद्धम। ये प्रश्न भी आराम से उसी से संबंधित था। तो हमने इतनी लाइन और बढ़नी थी उसी प्रश्न में, जो हमने अभी प्रश्न किया इतनी लाइन और बढ़नी थी, इतना सॉल्यूशन और करना था, और ये भी प्रश्न कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। बस आपको ध्यान ये रखना है, जब आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर ये दिया है हमें तो हमें इस तरीके के सॉल्यूशन आगे और करना पड़ेगा, मतलब वो तो करना ही करना है, उसके बाद ये काम और करना पड़ेगा जो अभी किया हमने। और अगर आपसे कहे थेल्स प्रमेय का सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय सिद्ध करवाए, तो आपको केवल इतना काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहां तक हमें वो काम करना है थेल्स प्रमेय के लिए। और आपको ये काम और दे दे उसमें, तो आपको ये पूरा काम करना है, ये वाला भी काम करना है, ये वाला भी काम करना है, और साथ ही साथ फिर हमने जो किया वो भी काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रश्न है चौथा वो भी हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 6वां प्रश्न है, वो ध्यान से देखिए क्या है, कि समकोण त्रिभुज है कोई, एबीसी है। देखो कोई समकोण त्रिभुज एबीसी का कोण बी समकोण है और बी डी ए सी पर लंब है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, एक आधार लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये हो गया हमारे पास, एक मिनट रुको, इधर से करते हैं, उधर टूटा है थोड़ा सा। तो ये हमारा हो गया आधार, और ये हो गया हमारा लंब, और ये हमारा हो गया गाइड, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया। अब हमारा जो समकोण फिक्स कर दिया है उन्होंने, बी दे दिया है, तो ए बी अब कहीं ले लेते हैं, ए यहाँ ले लेते हैं, सी यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई बी डी जो है वो ए सी पर लंब है, तो मतलब बी से डी एक लंब है कोई, मतलब बी से एक डी लंब है, ये प्रश्न में कहा है। ये यहाँ पे डी है, बीडी जो है वो ए सी पर लंब है। ये कह रहे हैं लंब का मतलब यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा, यहाँ पर भी 90 अंश ही बनेगा, ठीक है। लंब है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी होगा। बस सॉल्व जी करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। पहले तो लिखेंगे हल, अब लिखेंगे दिया है। क्या दिया है वो देखो, हमें एक चीज दे रखी है क्या, कि जो बी डी है, बी और डी, हाँ बी डी है ना, हाँ बी डी, जो बी डी है वो ए सी पर लंब है, ए सी पर लंब है, ये दे रखा है एक तो चीज। और साथ ही साथ एक चीज दे रखी है, जो कोण बी है, जो कोण बी है ना, वो समकोण है, यानी कि 90 अंश का है। देखा ना, बी समकोण है, मतलब बी 90 अंश का है। सिद्ध हमें क्या करना है वो भी लिख लेते हैं जरा, सिद्ध करना है। और सिद्ध हमें क्या करना है वो देखिए ध्यान से। सिद्ध हमें करना है कि भाई, सिद्ध सामने लिखा है ए बी का स्क्वायर बराबर है ए सी इंटू ए डी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना। अब हम करेंगे उपपत्ति, यहां से स्टार्ट। उपपत्ति, उपपत्ति में देखो क्या करना, आप क्या करो, कैसे भी करके त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी को कैसा, त्रिभुज ए डी और बी, ए डी बी और ए बी सी, इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दो। मतलब ए
डी बी, इस छोटे वाले त्रिभुज को और एक बड़े वाले पूरे को त्रिभुज को, इनको समरूप सिद्ध कर दो। अलग से बना के दिखाएं आपको, तो मतलब छोटा त्रिभुज कुछ ऐसा है और बड़ा त्रिभुज कुछ ऐसा है। इन दोनों को समरूप सिद्ध करके दिखा देना है, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। समरूप सिद्ध करते हैं, चलो। त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, दो त्रिभुज आपको देखने हैं, ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी, इस पूरे त्रिभुज को। इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या क्या सेम है। बस तीन चीज सेम ढूंढ लो, बस कैसे भी करके। तीन चीज सेम मिल गई ना तो काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले त्रिभुज पे चलते हैं। देखो ध्यान से, त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी, एक तो ये त्रिभुज है, फिर ए बी सी। अब आप एक चीज गौर करोगे तो इसमें भी ए आई है, इसमें भी ए आई है, यानी कि ए एंगल ओवेनिस्ट है, तो कोण ए बराबर तो हो गया कोण ए के, क्योंकि दोनों त्रिभुज में ए आया है तो ये ओवेनिस्ट हो गया, ओवेनिस्ट हो गया, ओवेनिस्ट कोण है ये दोनों बराबर हो गए। और एक चीज आप देखोगे ध्यान से, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी समकोण है, यानी कोण डी है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी समकोण है। इन दोनों को बराबर है, कितने के बराबर है भाई? 90 अंश के हैं दोनों ही, 90 अंश के हैं ये। एक चीज आप देखोगे, जो कोण बी और सी है, कोण बी, ठीक है, और कोण सी, केवल कोण बी की बात चल रही है। कोण बी, इस त्रिभुज में कोण बी ये छोटा सा, और इस त्रिभुज का कोण ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि दो तो बराबर है तो एक तो बराबर होना ही है भाई। दो कोण किसी दो त्रिभुजों के, किन्हीं दो त्रिभुजों के, सुनो भाई, किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाएं तो एक कोण तो बराबर होना ही है, क्योंकि टोटल तो 180 होएगा। और जब दो कोण का मान जो है बराबर आ गया तो ये मान तो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कोण जो सी है वो सी के बराबर होगा, कोण बी जो है वो सी के बराबर हो जाएगा। अब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे भाई, क्योंकि तीन चीज हमने ढूंढ ली सेम। तो ये त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज है ए बी सी के। क्यों समरूप है भाई? क्योंकि तीन एंगल बराबर निकले, तो ये जो कसौटी है सर्वांग समता नियम, एंगल 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 के हिसाब से ये समरूप हो गए। सही बात है। अब ये जब समरूप हो गए ना तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, ये कंफर्म है। क्योंकि चूंकि त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं, तब इनकी भुजाएं, इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी, समान अनुपात में होंगी। सही बात है, सही बात है, होंगी। जब होंगी तो फिर हम कह सकते हैं क्या? एडी बट्टे में ए बी, आप टेंशन मत लो, हम दिखाएंगे अभी, क्योंकि हमें तो दिख रहा है ना चित्र, आपको नहीं दिख रहा होगा। डी बी और इसके बराबर बी सी हो जाएगा, और ए बी बराबर हो जाएगा किसके? ए सी के। मतलब तीन भुजाएं, तीनों जो अनुपात है वो बराबर होंगे। देखो ध्यान से, जो एडी है, एडी भुजा ए बी के, एडी बट्टे ए बी बराबर होगी डीबी बट्टे में बी सी के। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर, अनुपात बराबर, अनुपात की बात चले, इनका बट्टा इनके बराबर। फिर ए बी के भुजा जो ए बी है वो ए सी के बराबर होगी, ए बी बट्टे ए डी के बराबर, मतलब अनुपात बराबर होगा इन भुजाओं का। लिख लिया आपने, ये चीज है। मतलब लिखने का तरीका समझे आप? दोबारा समझो एक बार। देखो, पहले लिखना है मैं ए डी, ए डी बट्टे में ए बी, इन दोनों को बट्टे में लिखेंगे। फिर डी बी बट्टे में बी सी, मतलब ये वाली बट्टे में लिखेंगे। पहले ये बट्टे में लिख ली दोनों, ये वाली बट्टे में लिख ली, फिर इन दोनों को बट्टे में लिख लेंगे। फिर पूरे को ए बी और बट्टे में
ए बी बट्टे में ए सी, मतलब ये पूरे की बट्टे में, मतलब पहले ये बट्टे में, फिर ये बट्टे में, फिर ये बट्टे में, ऐसे। ठीक है, इस तरीके ये लिख लिया हमारे पास। अब देखो, अब थोड़े से हम एक निगाह डालें अपने सिद्ध। क्या करना था? सिद्ध हमें ये करना था कि भाई ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर चाहिए, बस ये चीज हमें देख लेनी है। अब ए बी का स्क्वायर जब होगा जब हमें डबल ए बी दिखेगी कहीं। तो ए बी एक यहाँ पर है और एक ए बी यहाँ पर है, तो इन दोनों से काम करें क्या? ए डी बट्टे में ए बी बराबर ए बी बट्टे में ए सी। इन दोनों को हमने बराबर ले लिया, हम किसी को ले सकते हैं, तीनों बराबर हैं। तो इनका गुणा इधर करो, इनका गुणा इधर करो, तो ये हो जाएंगे ए बी का ए बी में करेंगे तो ए बी स्क्वायर ए डी इंटू में ए सी। और हमसे यही सिद्ध करवाया था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी को आगे लिख सकते हैं, ए डी को पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस हमसे यही सिद्ध करवाया था, ये चीज है। और ये प्रश्न थोड़ा आसान था, आराम से हो गया। इति सिद्धम। ठीक है, तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर और ए डी इंटू ए सी। और ये देखो ध्यान से सिद्ध करवाया था, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। दिया हमें ए बी डी, लंब दिया ए सी के, कोण भी 90 अंश का दिया है, सिद्ध ये करना है। त्रिभुज हम देखेंगे छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। ए कोण ए बराबर कोण ए के हो जाएगा, वो वेनिस्ट है। कोण डी कोण बी के बराबर क्योंकि 90 अंश है, और जब दो कोण बराबर हो गए तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो इनके भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो अनुपात के भुजाओं का अनुपात लिखाना सिखाई दिया, ऐसे लिखेंगे इन तरीके से। फिर ये और ये बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी यहाँ पर है, ए बी यहाँ पर है, तो इन दोनों को बराबर में ले लेंगे। तो ए बी में ए बी स्क्वायर और ए डी इंटू इससे सिद्धम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 6वां प्रश्न है वो भी हो गया कंप्लीटली सॉल्व। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला 7वां प्रश्न है, ये टाइपिंग एरर हो गया है, सभी क्वेश्चन को नंबर गड़बड़ हो गए हैं तो ऐसे लिखने पड़ रहे हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको। दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोण का मतलब दोनों कोणों का योग 180 है। संपूरक कोण 180 को होते हैं। दो संपूरक कोणों का योग, कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण के 36 अधिक है। मतलब मान लेते हैं, माना भाई ऐसे प्रश्न में तो मानना ही पड़ेगा, माना छोटा कोण x डिग्री है, तब बड़ा कोण क्या हो जाएगा भाई? बड़ा कोण 36 अधिक है ना, तो x में 36 जुड़ जाएंगे। 36 अधिक है, देखो 36 अधिक है ना, ठीक है जुड़ गया। क्योंकि हमें पता है संपूरक कोण है, क्योंकि संपूरक कोण है, इसीलिए जो पहला कोण है और जो दूसरा कोण है उन दोनों का जो योग है ना वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि संपूरक है ना ये, इस वजह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस के 36 और बराबर 180। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस के 36, ऐसे हो गया। इनको सॉल्व आगे करोगे ना तो ये आएंगे 2x बराबर, देखो 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 4, और 17 में से जब ये आएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे, सॉरी यहाँ 7 बचेंगे, 7 में से 3 जाएंगे, तुम्हारे बचेंगे कितने? 4 ही, और यहाँ 144 हमारा बच जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा x बराबर तो आ जाएगा 144 बट्टे में 2। तो यानी कि x बराबर आएगा 2 7 14, 2 दूनी 4, x बराबर तो आ गया 72। ठीक है, छोटा कोण तो हमारा आ गया 72, तब x बराबर ये आ गया ना, तब बड़ा कोण क्या होगा भाई? बड़ा कोण आपने क्या माना है? बड़ा कोण है x प्लस के 36, 36 अधिक है ना, तो x का मान तो आया 72 और प्लस 36, तो इस तरीके से हमारे पास आएंगे 108 डिग्री। तो छोटा कोण आएगा, अतः छोटा कोण 72 डिग्री तथा बड़ा कोण 108 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न तो हो गया। मतलब ये जो प्रश्न है थोड़े आसान प्रश्न है, 2 नंबर वाले प्रश्न है ये, तो आराम से कर लेना आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 7वां प्रश्न भी हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न हमारा है वो देखिए क्या है, और इसका नंबरिंग चेंज कर लो। पहले 7वां करा है तो अभी होगा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको ध्यान से नंबरिंग करनी चलनी। चित्र में डीई समांतर है, चित्र में डीई समांतर है एसी और डीएफ समांतर है एई, सिद्ध कीजिए बीएफ अपॉन में ये और ए बी ए, मतलब सिद्ध हमें ये करना है, बस सिंपल। ये प्रश्न जो है वो थोड़ा ट्रेंडिंग में है, कहें तो हर बार आता ही आता है लगभग ये। तो अगर नाम लिखे हैं तो हमारा जो चित्र दिया जाएगा वो इस तरीके का चित्र दिया जाएगा पेपर में, और हमें नाम दिए गए हैं डी एफ और एफ ई, किताब में तो यही है ना, हाँ ठीक है, और सी, ये हमारा नाम है, ठीक है। ये हमें नाम दिए गए हैं। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ये चीज है। बस हम टाइम वेस्ट ना करते हुए लिख लेंगे, पहले लिखेंगे दिया क्या है, क्योंकि यही तो लिखते हैं सबसे पहले। दिया है वो क्या दिया है वो ध्यान से देख लेना है आपको। 1 मिनट ऊपर जरा, हाँ, अब सही, अब दिख रहा होगा आपको। ये दिया है, क्या दिया है सर, डीई जो है वो समांतर है एसी के, और एक चीज और है, डीएफ जो समांतर है वो एई के है। ये दो चीज तो दे रखी है। हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध हमें करना है और वो जी है बी एफ ई एफ बराबर बीई कौन में ई सी, मतलब इन दोनों के बट्टे ही तो सिद्ध करना है। सही है, सिद्ध हो गया। सिद्ध होने से मतलब हो जाएगा। अब क्या करो शुरू। तो देखिए, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहले आप एक काम करो, उपपत्ति लिख कर हैं अगर हम इसकी, तो त्रिभुज आप नोटिस करो, त्रिभुज बी ए सी, जो त्रिभुज बी ए सी है उसमें देखोगे क्या, डीई समान, देखो त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज बी ए सी में देखो भाई, हमें दिया डीई समांतर ए सी के। भाई डीई जो है वो समांतर है किसके, ए सी के, तो ए सी ये रही। तो त्रिभुज देखेंगे कौन सा, त्रिभुज बी ए सी देखो या ए बी सी देखो या बी ए सी देखो, बात एक ही है। ए बी सी ये पूरा त्रिभुज देखोगे ना आप, इसमें देखोगे तो एक चीज दे रखी है हमें, डीई समांतर है ए सी, इसी त्रिभुज में ये दे रखी, इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। जब ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, सॉरी कहाँ है डीई, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये जो लाइन है वो इस लाइन के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं बी डी बट्टे में डी ए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसमें समांतर है, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, बी डी समांतर है डी ए के, और बी डी समांतर डी ए के, और बीई, भाई ये लाइन देखनी है तो बीई समांतर है ईसी के, बीई समांतर है ई सी के, और समीकरण नंबर पहला बना दो ये। सेम दूसरी चीज अगर फायदा उठाएं, इस चीज का फायदा उठाएं, डी एफ और ए ही, डी एफ ये रही, ए ई ये रही, तो त्रिभुज भी ये ही लेना है आपको। तो अब दूसरा त्रिभुज अगर देखें तो त्रिभुज देखना है आपको, त्रिभुज आपको देखना है कौन सा, बी ए ई, मैं क्या दे रखा है, मैं डी एफ समांतर है ए ई के। जब डी एफ समांतर है ए ई के तो आपको ध्यान से एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो बी डी है, बी डी जो है वो डी ए के बट्टे होगी, और बी एफ जो है वो ई एफ के बट्टे होगी। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो देखो इसके हिसाब से बी डी बट्टे में डी ए बराबर होगी तुम्हारी बी एफ बट्टे में एफ ई, और ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब समीकरण 1 व 2 को आप देखोगे तो एक चीज सेम मिलेगी आपको, बी डी डी ए बी डी डी ए, जब ये साइड सेम है तो ये भी सेम होंगी। तो हम लिखेंगे बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगी बीई अपॉन में ई सी, और ये हमें सिद्ध करवाया है। ये चीज हमें क्या करवाई है, सिद्ध करवाई है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करवाई है। बस आपको ध्यान दे देना है
कि पहले हम लेंगे पूरा त्रिभुज बड़ा वाला, ये वाला, और फिर हम लेंगे इसके हिसाब से लेते हैं अपन। देखो डीई है तो डीई ये है, इसके बट्टे ये वाला लेना है। फिर डीएफ है तो इस वाले के बट्टे में ये वाली लाइन लेनी है। तो वही तो हमने किया, पहले किया डीई बीडी बट्टे डीए, फिर बीई बट्टे डी से, फिर हमने बीडी बट्टे डीए, फिर बीएफ बट्टे ई, ऐसे किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न कर लेना है अच्छा सा, क्यों आसान प्रश्न है थोड़ा सा और ट्रेंडिंग भी है। तो ये प्रश्न तो हो गया कंप्लीटली सॉल्व, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है जो 9वां है, वो देखिए क्या है। इसमें ये कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजा ए है, इस सिद्ध कीजिए कि इसकी ऊंचाई जो है वो रूट में 3/a। मतलब कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की खासियत ये होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं एक, ये हमारे मान लो कोई त्रिभुज है, 1 मिनट रुकना, ब्लैक पेन ले लें हम। ये त्रिभुज है वो है कुछ ऐसा, यूं, त्रिभुज हो गया हमारा ए बी और सी। इसमें सभी भुजाएं जिसकी भुजाएं ए हैं, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, अब हमें सिद्ध ये करना है जो इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई का मतलब ये हो गया, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई ये वाली तो होगी बीच वाली। तो ऊंचाई जो है वो हमें सिद्ध ये करना है कि ये है a√3/2। ये हमें पूछा गया है। अब एक बात आपको ध्यान ये देना है कि ये पूरी हमारी ए है, तो ये वाली हमेशा आधी करती है, यानी कि a/2 रह जाएगी ये, और ये a/2 रह जाएगी, बस काम खत्म। ठीक है, अब सीधा त्रिभुज कोई सा उठा लो भाई। त्रिभुज अगर आप उठाओगे ए, यहाँ पे मान लेते हैं डी है कोई बिंदु, ए डी सी उठा लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से ये उठाओगे तो देखो क्या आएगा। क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है भाई। अपने हिसाब से कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर हो गया बराबर, लंब हमारा हमें निकालना है ए डी, ये हमें निकालना है, प्लस आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा आधार। तो बस कर ले सॉल्व भाई इससे। तो ए डी हमारा आएगा, ए डी बराबर आएगा a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, और इन सबको आएगा रूट में, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट गया। ठीक है, तो आगे करेंगे सॉल्व। तो ए डी बराबर आ जाएगा भाई रूट में a² माइनस a² अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। बट्टे में 1 मान लेते हैं, तो ए डी बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा रूट में 4 × 1 4 माइनस 1 का इधर करेंगे a² अपॉन में 4 × 4 4 हो गए, 4a² हो गया, 1 को इधर करेंगे या बस सॉल्व करके निकाल लेते हैं। देखो इधर तो ये आ जाएंगे ए डी बराबर रूट में 4a² में से 1a² गई तो 3a² बचेंगे, बट्टे में बचेंगे 4। ऐसे जब ये हमारे बच ही जाएंगे तो हम इनको कह सकते हैं ए डी बराबर 3 तो रूट से बाहर निकलेंगे, ए रूट से बाहर निकलेगी, a² रूट से बाहर ए निकल गई, और 2 तो बाहर निकला है ये, और रूट में 3 तो हमारे फंसे रह जाएंगे भाई, क्योंकि रूट 3 बाहर निकलेंगे नहीं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें यही सिद्ध करवाया था, ए डी हमें ये निकालनी है। ए डी तो ऊंचाई है भाई, ए डी तो हमारी ऊंचाई, ये हमें सिद्ध करवाया था, देखो ध्यान से, a√3/2 में, और ये हमारा गया a√3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न तो बहुत आसान था, और ये प्रश्न हमारा हो गया कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 4.5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो सिद्ध कीजिए ये त्रिभुज समरूप है। मतलब हमें ये 2 त्रिभुज हैं कोई, और इन 2 त्रिभुजों की जो समरूपता हमें सिद्ध करनी है, और उसके लिए आपको चाहिएगा क्या, वो ध्यान से देखिए। देखो हमारे पास ये बना एक त्रिभुज ऐसा यूं, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया। पहले त्रिभुज बना लेते हैं समरूप। त्रिभुज के लिए हम कोई से 2 त्रिभुज बना लेंगे रैंडमली, वो आपको दिखाने के लिए बनाना पड़ रहा है, वैसे जरूरत तो नहीं थी।
बट बनाना तो पड़ेगा भाई। एक और बनाओ। बस रैंडमली हमने ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसे ही बन जाए। बस अब ये मान लेते हैं ए बी और सी है, ये मान लेते हैं पी क्यू आर है। अब इसमें प्रत्यय जो भुजाएं हैं वो क्रम से एक तो 3 है, एक 6 है, और एक है, एक 3, एक 6 और एक 8 है। जिस क्रम में हमने ये लिखी वैसे ही लिखेंगे ये। पहले हमने 4.5 लिख लेनी है, फिर 9.9 लिख लेनी है, और फिर 12 लिख लेनी है। बस मतलब जो क्रम हमें दिया है वो उसी को फॉलो करना है। पहले 3 लिखी, फिर 6 लिखी, फिर 12। अब आप 3 यहाँ लिख रहे हो तो इसमें भी पहली इसी के साथ लिखनी है। अगर हम 3 यहाँ पे लिखते तो 4.5 इधर लिखते, मतलब ये चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया डन। अब सुनो, अब हमें इनको क्या करना है, सर्वांग सिद्ध, सॉरी समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें इनकी अनुपात देखना पड़ेगा, भुजाओं का अनुपात क्या है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं का अनुपात चेक करो। क्या हो जाएगा भाई, ए डी ए ए बी संगत भुजाएं हैं, यहाँ पे संगत शब्द और करो, संगत, संगत भुजाएं। तो ए बी के संगत होगी पी क्यू, इसका चेक करेंगे। फिर ए सी के संगत हमारी होगी पी आर, पी आर इसका चेक करेंगे। और बी सी के हमारे संगत होगी क्यू आर, और इसका हम चेक करेंगे। ठीक है, बस चेक कर लेते हैं, बस हो गया काम। ए बी हमारी दी है 3, और पी क्यू दी है हमें कितनी, ए बी दी है और ये दी 4.5 ऐसे। ए सी दी है हमें कितनी 6, और ये दी है 9। बी सी हमें दी है 8, और ये दी है 12। इस तरीके से हो गया काम। सॉल्व करो जरा। तो ए बी बट्टे पी क्यू जो है वो आई हमारी 3 से, ये 0 अटे करो, 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 तीय 45। इसका आंसर तो ये आ गया। ए सी बट्टे पी आर की अगर हम बात करें, 2 से काटें अगर, 3 से काटे, 3 दूनी 6 होते हैं, 3 त्रिका 9 होते हैं। और बी सी अपॉन में क्यू आर अगर हम करें तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तीय 12। तो यानी कि सभी का अनुपात सेम आ रहा है। तो हम कहें कि अतः ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है ए सी बट्टे पी आर बराबर है बी सी बट्टे क्यू आर के। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। खत्म, ऐसे लिखना था। यही प्रश्न आसान था भाई, ठीक है। तो इस तरीके के ये प्रश्न सॉल्व करना था, और ये प्रश्न भी सॉल्व हो गया है। जो भी बड़े प्रश्न है वो हमने पहले ही निपटा लिए इसी के चक्कर में। तो ये प्रश्न अच्छे अच्छे जो है रह गए हैं कुछ प्रश्न, वो कर लेते हैं। तो हो गया ये कंप्लीटली सॉल्व, और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा 11वां प्रश्न है, वो ध्यान से देखते हैं क्या है। 11वां प्रश्न ये कह रहा है कि चित्र में डी समांतर है बीसी के, यदि ए डी बराबर एक्स, बी डी डी बी बराबर एक्स माइनस के 2, और ए ई बराबर ये, एस ई सी बराबर ये, तो एक्स का मान पूछा है। बस ये प्रश्न है। तो सबसे पहला काम तो हमारा चित्र बनाना है। तो चित्र देखो, त्रिभुज की बात चल रही है, तो त्रिभुज का चैप्टर ही चल रहा है, तो त्रिभुज की बात तो चलनी ही है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज यूज कर लेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो एक बढ़िया सा त्रिभुज बना लेते हैं बिना किसी दिक्कत के। ये हो गया हमारे पास त्रिभुज बढ़िया सा। तो त्रिभुज का नाम है ए बी और सी, ये हमारा कोई त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें ये है कि समांतर की बात करें, जो डीई लाइन है समांतर है बीसी, मतलब बीसी के समांतर है डीई, डी और ई लाइन समांतर। अब जो मान दिए वो रख लेते हैं इसमें। क्या है, ए ए डी, ए और डी ये तो हमारी एक्स दे रखी है। डी बी हमें दे रखी है एक्स माइनस के 2, और ए क्या है, ए ई हमें दे रखी है, ए ई दे रखी है एक्स प्लस के 2, और ई सी हमें दे रखी है एक्स माइनस के 1, और एक्स का मान पूछा है। ये अपना काम
हो गया कंप्लीट। अब सुनो, जो त्रिभुज है उस ए बी सी में थेल्स प्रमेय लगाओ। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है भाई कि भाई एडी जो है, एडी के बट्टे डीबी आएगा, डीबी आएगा, और एई के बट्टे, एई के बट्टे में ईसी आएगा। तो लगा दो, एडी कितनी है हमारी एक्स, उसके बाद एक्स प्लस माइनस के 2 है, और फिर एक्स प्लस के 2 है, और अपॉन में एक्स माइनस के 1 है। बस सॉल्व करना है कैची गुणा करके, कर दो सॉल्व भाई। ये होगा एक्स और गुणा में आएगा एक्स माइनस के 1, ये होगा एक्स माइनस के 2, और इधर होगा एक्स प्लस के 2। देखो एक्स माइनस के 2 एक्स प्लस गुणा में आ गया। इधर होगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, यानी कि स्क्वायर कर देना है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर और माइनस 4 का 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर दोनों साइड है तो हट जाएगी, हट गई एक्स स्क्वायर। तो माइनस के एक्स बराबर माइनस के 4 बचे, माइनस से माइनस कटा तो एक्स का मान आ गया 4। बस हमसे एक्स का मान ही पूछा था और ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये प्रश्न भी थोड़ा आसान था, बहुत ही आसान था, तो ये प्रश्न भी अपना कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही है, मतलब आज की जो क्लास है मैराथन वो तो हो गई कंप्लीट। मतलब इतने प्रश्न जो कराए हैं ना, इसी बेस पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब त्रिभुज चैप्टर से केवल एक प्रश्न आता है कहें तो, और उसमें भी जो हमने इतने क्वेश्चन कराए इनमें से आपको एक ना एक देखने को मिल ही जाएगा, किस हर सेट में लगभग आ ही जाएगा। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन आपको ध्यान से कर लेने हैं, पकड़ बना लेनी है अच्छी सी, और थेल्स प्रमेय जो सिद्ध करवाने वाली है उनको तो बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। जितने बड़े क्वेश्चन हमने कराए हैं ना इसमें बहुत बहुत ध्यान से करने हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे इसके एमसीक्यू टाइप प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।